यूनिट 4 हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमारे पता है कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं और वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला टॉपिक है डायरेक्टर्स एंड उसका अपॉइंटमेंट। इसका मतलब इन टोटली टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि वैकेशन ऑफ ऑफिस डायरेक्टर्स का कब होता है, कौन कौन से रीजंस होते हैं, एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर किसे कहते हैं, रिटायरमेंट कैसे होता है डायरेक्टर का, एंड डायरेक्टर को रिमूव कब किया जाता है, ठीक है। एंड कंपनीज़ की मीटिंग्स कितने टाइप्स की होती है उसको हम पढ़ेंगे। देन हमारा इसमें क्या बचता है कि वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अलावा 2 वीडियोस और बनेंगी, ठीक है। तो हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। एंड अब हम अपनी इस क्लास में स्टार्ट करते हैं क्या कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है। डायरेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं एक कंपनी के अंदर, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है एंड जब से कंपनी रन करती रहती है, उस बीच में कितने टाइप्स के डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर, जो कंपनी के मैनेजमेंट के इंचार्ज होते हैं और कंपनी को रन करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला डायरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डायरेक्टर। हमारे इस क्लास का सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है फर्स्ट डायरेक्टर किसे बोलते हैं कंपनी के अंदर। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसके ऊपर एक सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें बोला जाता है। अब देखो, मैं आपको पहली अपनी ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ कि कंपनी के अंदर जो भी काम होता है सबसे पहले आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑथराइज़ करना पड़ता है। किसको ऑथराइज़ करना पड़ता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। फर्स्ट डायरेक्टर का मीनिंग पढ़ने से पहले आप अभी एक चीज़ को जानो कि कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, ठीक है। कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, ठीक है। यानी कि अभी प्रमोटर्स की इंटेंशन है कि वो कंपनी को बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कंपनी के मैनेजमेंट को, डे टू डे अफेयर्स को देखे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब शेयर होल्डर कंपनी में बहुत सारे होते हैं। अब भाई शेयर होल्डर कंपनी में जब बहुत सारे होते हैं तो आप मुझे बताओ, क्या ये सारे शेयर होल्डर्स मिलके कंपनी को मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये सब मिलके अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग के अंदर एक डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ता है इनको, जो कंपनी को रन करता है। लेकिन अभी तो कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, तो बताओ इस टाइम पे फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनता है? तो मेरी बात को आप ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कंपनी बनती है तो उस टाइम पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी का बनाना पड़ता है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होता है। तो उसके अंदर लिखना पड़ता है कि आपका फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा इनकॉर्पोरेशन के बाद। फॉर एग्जांपल, आज कितनी तारीख है? आज है 22 अक्टूबर 2022। तो आज एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट जब करना है तो भाई इससे पहले लोगों ने डिसाइड किया होगा कि कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो आज कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो आज हमको कंपनी चलाने के लिए कोई डायरेक्टर तो चाहिए ना भाई। डायरेक्टर तो चाहिए कंपनी को रन करने के लिए। तो कंपनी को रन करने के लिए अगर डायरेक्टर चाहिए तो फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब होता है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद पहला डायरेक्टर कौन बनेगा कंपनी का, इसको बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। तो इस कॉन्सेप्ट में है, या तो आपने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया इनकॉर्पोरेशन से पहले कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई मिस्टर चिंटू या पिंटू कोई भी बनेगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अगर आपके आर्टिकल में आपने नहीं लिखा कि आपका फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा, उस केस के अंदर जिन्होंने आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेट करने से पहले जब कंपनी का बिजनेस डॉक्यूमेंट एमओए को साइन करते हैं और बोलते हैं जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो हम एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। तो वो जो कंपनी के मेंबर बनते हैं वही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे, अगर आर्टिकल में नहीं लिखा कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा। तो ये डीम्ड माने जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर जब तक कि कोई दूसरे डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते, ठीक है। अगर 1 पर्सन कंपनी की बात है तो जो मेंबर होगा उसका एक ही मेंबर होता है।
तो वही आपका फर्स्ट डायरेक्टर होगा जब तक वो कोई दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करता। अब ये जो केस है फर्स्ट डायरेक्टर का, ये इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए है, जो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो फर्स्ट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया तो वो कंपनी फर्स्ट डायरेक्टर थोड़ी बोलेंगे उसको। यानी कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हुए अभी 1 साल नहीं हुआ, उस बीच के अंदर हम बोलते हैं कि कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा। या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो, नहीं तो हम सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम को मानेंगे क्या कि वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर हैं। किस सेक्शन ने बोला है? सेक्शन 152 सबसेक्शन 1। अब है हमारा एक और इम्पोर्टेंट डायरेक्टर जिसको हम बोलते हैं सब्सीक्वेंट डायरेक्टर। अब सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन है, सेक्शन 152 सबसेक्शन 2, जो कहता है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से पहले जो डायरेक्टर होते हैं उसको हम फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं। अब इनकॉर्पोरेशन के बाद जितने भी डायरेक्टर बनेंगे उन सबको हम सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स के। अब बात करते हैं क्या कि सब्सीक्वेंट डायरेक्टर जब कंपनी में अपॉइंट किया जाएगा तो वो कंपनी की जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट होगा, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर होगा। इन दोनों मीटिंग्स में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको कंपनीज मीटिंग वाली क्लासेस में बताऊंगा, जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में डालूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। अब मेरी बात ध्यान से समझो। इनकॉर्पोरेशन के बाद जब डायरेक्टर की नीड होती है तो एजीएम या तो एनुअल जनरल मीटिंग या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अपॉइंट करते हैं कि हाँ वो देखते हैं कि कौन पर्सन सूटेबल है इस डायरेक्टर की पोजीशन के लिए, देन उसको वो डेजिग्नेशन मिलती है। एंड उसके बाद उसके पास उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की वेबसाइट से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिन नंबर बोलते हैं। तो हर डायरेक्टर के पास डिन नंबर होना कंपलसरी है। अगर कोई भी अपने आप को डायरेक्टर कहता है, आप ये बात ध्यान से समझना, कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में खुद को डायरेक्टर कहता है कि वो कंपनी का डायरेक्टर है, देन आपका हक है, आपका राइट है कि आप उससे उसका डिन नंबर पूछोगे। अगर उसके पास डिन नंबर नहीं है और आपको वो अपना डायरेक्टर बताता है कंपनी का, इसका मतलब वो कोई फ्रॉड पर्सन है, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है। हर डायरेक्टर के पास उसका डिन नंबर होता है। बिना डिन नंबर के इंडिया के अंदर कोई भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब बात करते हैं, जब कोई भी पर्सन डायरेक्टर बनता है तो कंपनी को उसकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो डायरेक्टर का एक्ट कर सकता है या नहीं। अब ये नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जाता है, ऐसा ना हो कि फ्रॉड हो जाए, बिना किसी कंसेंट के बोल दिया जाए कि आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें सामने वाले की कंसेंट चाहिए, और वो कंसेंट जो है वो फाइल्ड भी की जाएगी कंपनी के द्वारा आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट होगा उसके 30 डेज़ के अंदर। 30 डेज़ के अंदर अपॉइंटमेंट से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कंपनी जो कंसेंट उसने कंपनी को दी है उस पर्सन ने, वो कंसेंट कंपनी आरओसी को फाइल करेगी 30 दिन के अंदर। इन डायरेक्टर्स को बोलते हैं हम सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स। इन कॉरपोरेशन के बाद जो भी डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे एनुअल जनरल मीटिंग में या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, इन टोटल जनरल मीटिंग में, तो उनको हम सब्सीक्वेंट डायरेक्टर बोलेंगे, सेक्शन 152 सबसेक्शन 2। अब मैं एक डिफरेंस बताने जा रहा हूँ किसके बीच में, फर्स्ट डायरेक्टर एंड सब्सीक्वेंट डायरेक्टर के बीच में। प्लीज़ ध्यान से समझना। एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, एंड ए लिमिटेड का जो इनकॉर्पोरेशन है, यानी कि वो कंपनी बनी है कब? 22 अक्टूबर 2022 को उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, यानी कि आज से वो कंपनी बिजनेस करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना, 22/10/2022 से लेके इसका 1 साल कब ख़त्म होगा? फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023। ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर तो यहीं पे ख़त्म होगा ना, तो इस बीच में जो डायरेक्टर रहेंगे उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर रहेंगे। अब इस बीच के जो डायरेक्टर हैं, हो सकता है कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन से पहले 22 तारीख से पहले जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया था
तो उसके अंदर लिख दिया होगा कि 22 तारीख के बाद कौन फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा अपने आर्टिकल में। नहीं तो जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइब किया था इनकॉर्पोरेशन से पहले, या तो फिर उनको हम डीम्ड मानेंगे। क्या मानेंगे? डीम्ड, मतलब वो माने जाएंगे कि वही फर्स्ट डायरेक्टर हैं। तो इस टाइम पीरियड के लिए हम बोलते हैं कि वो फर्स्ट डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं कि कब से। 1/4/2023 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे उनको हम सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स बोलेंगे। अब ये जो सब्सीक्वेंट डायरेक्टर होते हैं ये कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। वैसे मेरी इंटेंशन थी कि मैं आपको इन दोनों का मीनिंग अपनी मीटिंग वाली क्लास में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ। कंपनी की जो एजीएम होती है वो होती है एनुअली, क्योंकि इसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एंड एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आपको साल में एक बार अपनी एजीएम करानी है। और वो कब करानी है? आपके इनकॉर्पोरेशन से 6 महीने के अंदर, ठीक है। यानी कि सितंबर महीने तक यानी कि सितंबर लास्ट तक आपको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करानी है अपने ऑर्डिनरी बिजनेस को लेके कि कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, किस डायरेक्टर को निकालना है, हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, एनुअल रिटर्न क्या है, उसका सिग्नेचर करने के लिए सारे शेयर होल्डर्स के सामने दिखाया जाएगा कि कंपनी की क्या ग्रोथ थी इस पूरे साल के अंदर, ठीक है। अब ईजीएम क्या होती है? ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसका मतलब होता है क्या कि एजीएम तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको करानी है। अब ईजीएम जो मीटिंग होती है ये होती है नीड बेसिस पर। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में या कंपनी के इंटरेस्ट में हमको मीटिंग बुलानी चाहिए किसी पर्टिकुलर एजेंडा के ऊपर अप्रूवल लेने के लिए, अब चाहे वो शेयर होल्डर से रिलेटेड हो या फिर कोई मशीन परचेज़ करनी है या फिर कोई बड़ा डिसीज़न लेना है, तो उसके लिए हम ईजीएम बुलाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं अच्छे से। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नारी शक्ति डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर। भाई वुमेन डायरेक्टर जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्टर होती है किसी भी कंपनी के अंदर, क्योंकि भाई कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि डायरेक्टर का मतलब लोग सोचते हैं कि वहाँ पे जेंट्स ही बैठे होंगे या मेंस होंगे। भाई ऐसा नहीं है भाई, कंपनीज एक्ट खुद वुमेन को प्रायोरिटी देता है कि हर कंपनी के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कोई पार्शियलिटी नहीं होती, तो भाई वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए, ठीक है। और मैं इसके बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट में हूँ, फेवर में हूँ कि भाई वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए और कंपनीज एक्ट भी कहता है। तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसमें वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी माना जाता है? ध्यान से समझना, मिनिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए इन दोनों कंपनीज में। अब पहला है एवरी लिस्टेड कंपनी। भाई वो सारी लिस्टेड कंपनी जिनकी सिक्योरिटीज़ एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, उनके शेयर्स आप घर पे बैठे बैठे परचेज कर सकते हो। ऐसी कंपनीज जो होती हैं, इन कंपनीज़ के अंदर एक मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो वायलेशन है, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लग सकती है। दूसरी कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी। लिस्टेड कंपनी भी पब्लिक कंपनी होती है, लेकिन ये बोल रहा है कि ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल या तो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इसका मतलब या तो 100 करोड़, इसका मतलब या तो उससे ज़्यादा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया, मुझे इसको इधर लिखना था, तो इसके लिए सॉरी। या फिर देखो, या मैंने बोला या तो पेड अप शेयर कैप या तो पेड अप कैपिटल या फिर टर्नओवर। या तो पेड अप कैपिटल उसकी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर उसकी टर्नओवर 300 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है। देन ऐसी कंपनी के अंदर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन में एक वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी है, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। और इसका कंप्लाइंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ वुमेन की बात है। वुमेन का सपोर्ट करेगा मेरा चैनल सेक्रेटरीज अहेड। रिस्पेक्ट एवरी वुमेन एंड रिस्पेक्ट एवरीवन। अब बात करते हैं दूसरी कंपनीज़ की। अब वैसे तो यही दोनों कंपनी थी, अब हम बात करते हैं जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, मतलब कि
जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है, देन वो अपॉइंट करेंगी एक वुमेन डायरेक्टर। कब से? मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। इसका मतलब ध्यान से समझना, अगर आप सेल्फ स्टडी करते ना ये समझ नहीं आता। ये बात कर रहा है जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, अब उससे पहले तो कंपनीज एक्ट 1956 था। तो जो कंपनीज 1956 वाले एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड थी तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मानी जाएंगी। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, जब से आपको एक वुमेन डायरेक्टर रखना है। अब जो कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट होगी वो तो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट होगी ना, तो उनको तो ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन उनको ये जब मानना है अपने 6 मंथ्स के अंदर। कितने महीने के अंदर? 6 मंथ्स के अंदर आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना है, जो भी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले एक एग्जांपल लिया था, कौन सा, कि वो जो कंपनी थी वो इनकॉर्पोरेट हुई थी आज 22/10, कब? 22/10/2022, ठीक है। तो इससे यहाँ से 6 मंथ्स के अंदर आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपनी कंपनी में रखनी है। आई होप आपको ये बेटर अंडरस्टैंड हुआ। आप मेरी बात मानो, एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन तो ज़रूर आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? अब आप मेरी बात को ज़रा बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टडी करने से पहले आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी में डेली ऑफिस आते हैं एंड कंपनी के रिकॉर्ड्स जो भी हैं उन सबको मेंटेन करके रखते हैं, कंपनी के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी एक्ट किया जाता है इनके थ्रू जिसके लिए ऑथराइज़ किए गए हैं, ठीक है। ये कंपनी से सैलरी लेते हैं क्योंकि ये डेली आते हैं तो इनको मंथली सैलरी मिलती है कंपनी के अकाउंट से एंड ये बायस्ड होते हैं। इनका अच्छा रिलेशनशिप होता है आपस में, ठीक है। अब आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है? लाइक कोई स्पाउस हो सकता है किसी का, कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, तो ये इनका रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बायस्ड होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये डेली डेली ऑफिस नहीं आते। जब बोर्ड मीटिंग होती है तो ही ये सिर्फ मीटिंग को अटेंड करने के लिए आते हैं, या फिर कभी कभी आ भी जाते हैं ऑफिस में। तो ये कब आते हैं? जब फॉर एग्जांपल जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई प्रपोज्ड पॉलिसी करते हैं, मतलब प्रपोज करते हैं किसी पॉलिसी को, उस पर रिकमेंडेशन देने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए। एंड ये जो हैं कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते क्योंकि ये सिर्फ एडवाइस एंड रिकमेंड करते हैं, क्योंकि असली इम्प्लीमेंट तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही करते हैं। एंड इनको सिटिंग फीस दी जाती है या फिर कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा इनको मिलता है। एंड ये कुछ अनबायस्ड होते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो बायस नहीं होते, ये थोड़ा सा अनबायस्ड होते हैं। बायस का मतलब होता है कि यहाँ पे अनबायस्ड का मतलब है कि ये ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा देखा जाए तो हल्का सा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। बट हाँ, इनका कुछ डायरेक्टर के साथ हो सकता है रिलेशनशिप ना हो, बट ये है कि हाँ ज़्यादा अनबायस्ड नहीं होते, थोड़े से होते हैं, बट कहीं ना कहीं इनका भी रिलेशन होता है कंपनी में, ठीक है। तो हम इनको प्रॉपर इंडिपेंडेंट नहीं मानते, बट हाँ इनका रोल भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा ही होता है। अब आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसका कंपनी में ना तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई रिलेशनशिप है ही नहीं किसी के भी साथ, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ हो, कंपनी के प्रोमोटर्स के साथ हो, या फिर कंपनी के जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर थे उनके साथ हो, या फिर कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसके डायरेक्टर के साथ कोई रिलेशनशिप ना हो, सेम टू सेम उसके की मैनेजरियल के साथ कोई रिलेशनशिप ना हो, चाहे वो मनी की फॉर्म में हो या फिर कोई भी किसी भी तरीके का फॉर्म हो, रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ऐसे डायरेक्टर्स को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। सबसे पहले आप ये जानो कि इसकी नीड क्यों पड़ी। कंपनी के अंदर इन सारे डायरेक्टर्स का मिक्सअप होता है तो कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्टर्स आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे से तो उनको पता रहता है कि फ्यूचर में कब शेयर प्राइस कंपनी का इंक्रीज़ होगा या फिर कब किसको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। उसके चलते हुए क्या होता है, शेयर होल्डर को नुकसान होता है, क्योंकि एक साथ अगर इतनी हैवी डिमांड में कोई चीज़ परचेज़ की जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है,
जबकि वो रियल में ऐसी होनी नहीं थी, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इसलिए रखा जाता है ताकि वो कंपनी के अंदर देख सके कि सारा काम कंपनी के इंटरेस्ट में हो रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि डायरेक्टर्स अपने इंटरेस्ट में सारा काम कर रहे हैं। तो ये जो है, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने के लिए आते हैं। ये प्रपोज्ड एजेंडा जो भी होता है उस पर रिकमेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, और एक कंपनी के ही बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हैं। ठीक है, उसी बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए ये रिकमेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम कर सकते हो। एंड ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। एंड एक बात याद रखना, कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल जब होता है जब हमको पता चलता है उसकी इंटेंशन मेलाफाइड थी। तो मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सिटिंग फीस लेते हैं, और ये मैक्सिमम अनबायस्ड होते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता किसी भी डायरेक्टर के साथ। और कंपनी की अगर सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी है, उनके भी डायरेक्टर के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। ऐसे डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन हम इनको अपॉइंट करते हैं और कंपनी में डायरेक्टर का रोल प्ले किया जाता है। अब इसकी थोड़ी लीगल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स वो डायरेक्टर जो कि ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना ही वो होल टाइम डायरेक्टर है, एंड ना ही वो नॉमिनी डायरेक्टर है। अब आपको मैनेजिंग डायरेक्टर तो पता है, होल टाइम डायरेक्टर का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। एंड नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब कंपनी फाइनेंशियली लोन ले लेती है किसी बैंक से, देन उस केस के अंदर क्या होता है कि वो बैंक कहती है कि भाई आपकी कंपनी में कोई भी चीज़ें होंगी, क्योंकि आपने हमारा पैसा लिया है। तो आपने जब हमसे लोन लिया है तो आपने एक पर्पस बताया था कि हमारे लोन का पैसा आप इस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करोगे। तो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट इसलिए किया जाता है, वो बैंक उसको नॉमिनेट करता है कि हाँ ये पर्सन आपके यहाँ नॉमिनी डायरेक्टर होगा, ये देखेगा कि आप अपनी बोर्ड मीटिंग में कैसा डिसीजन लेते हो हमारे फंड को यूज़ करने के लिए, जो भी आपने लोन के लिए पैसा लिया है। तो ऐसे को नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना ही नॉमिनी डायरेक्टर है। एंड उसके पास कोई भी मैटेरियल रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, कोई भी पैक्यूनरी रिलेशन नहीं है। पैक्यूनरी मीन्स पैसे वाला। ठीक है, मनी फॉर्म के अंदर, मैटेरियल फॉर्म के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कंपनी के साथ। ठीक है, ना ही उसके डायरेक्टर्स के साथ, ना ही उसके की मैनेजरियल पर्सनल के साथ। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ है। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको अपने पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करके रखना है। वो स्पेसिफाइड एंड कितने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। सबसे पहली बात, सारी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी हैं, जिन कंपनीज़ की सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, जिनके शेयर्स को घर पे बैठे बैठे ख़रीदा या बेचा जा सकता है, ऐसी कंपनीज़ को उनके यहाँ जितने भी टोटल डायरेक्टर हैं ना, जितने भी टोटल डायरेक्टर हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उनकी कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं टोटल, तो 10 का 1/3 जो होगा ना, वो आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, एंड जो भी आपका पॉइंट में आंसर आता है तो उसको आप राउंड फिगर में राउंड ऑफ कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अदर पब्लिक कंपनी। अब कोई दूसरी पब्लिक कंपनी है तो उसकी अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, या फिर उसकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर उसका आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स या डिपॉजिट 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसी कंपनी को अपने पास कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करके रखने हैं। ध्यान से समझना, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखना। अब बात करते हैं कि अगर एक बार कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है तो वो कितने टर्म के लिए अपॉइंट होता है। अब हमारी तरह नहीं है कि भाई किसी भी कंपनी में जॉब कर ली तो भाई वो जॉब जो है वो परमानेंट नेचर की है, या फिर वो बाद में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, ऐसे करके। अब एक बात रखना, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ही मानेंगे हम कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब अपॉइंट होगा तो उसका जो एक टर्म होगा वो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए होगा, यानी कि एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा 5 साल के लिए। ठीक है, एंड अब ध्यान से समझना,
5 ईयर्स तक कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा किसी कंपनी के अंदर। अब 5 ईयर्स के बाद वो चाहता है कि वो दोबारा से इसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे, तो उस केस के लिए उसको सेकंड टर्म के लिए कंपनी के शेयर होल्डर्स के थ्रू उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर जितने भी प्रेजेंट होंगे वो सब 75% वोटिंग चाहिए या फिर उससे ज़्यादा चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन इसको कहते हैं। एंड अगर इतनी वोटिंग मिल जाती है देन वो अगले 5 ईयर्स के लिए और अपॉइंट किया जा सकता है। एंड जब एसआर पास होगा देन उस केस के अंदर आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ डिस्क्लोज भी करनी है। आई होप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है बहुत अच्छे से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आज की डेट में लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं किसी भी कंपनी के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझा आपने। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। डायरेक्टर है ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब आप एक बात याद रखना, पता है क्या, कि अभी तक जो हमने डायरेक्टर अपॉइंट किए तो भाई हो सकता है कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसकी इंटेंशन है कि वो इंडिया से बाहर जाना चाहता है। ध्यान से समझना मेरी बात। एक ऐसा पर्सन है जो इंडिया से बाहर जाना चाहता है कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, तो भाई ठीक है जा सकता है वो। तो उस केस के अंदर क्या है, फिर यहाँ पे कंपनी का काम कौन संभालेगा? भाई फिजिकल फॉर्म में भी तो कोई पर्सन चाहिए ना डायरेक्टर के रूप में। अब फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर हैं, 10 में से एक पर्सन ऐसा है जो चला गया बाहर, इंडिया से बाहर घूमने के लिए चला गया। अब घूमने के लिए चला गया और पता चला 3 मंथ से ज़्यादा के लिए वो घूमने चला गया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि जो 9 डायरेक्टर्स हैं ये मिलकर अपॉइंट कर सकते हैं एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर उस एक पर्सन के लिए जो पर्सन इंडिया से बाहर चला गया। ठीक है, ध्यान से समझना, कोई नहीं समझाएगा इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये 9 जो पर्सन ये जो 9 डायरेक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, ये एक इस पर्सन के लिए जो इंडिया से बाहर चला गया इसके रोल को निभाने के लिए एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा जो माना जाएगा कि वो वही पर्सन है जो इंडिया से बाहर चला गया। अब ऐसा करने के लिए कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑथराइज़ करना पड़ेगा कि हाँ ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, अब चाहे वो कंपनी पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ठीक है, अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं है तो फिर आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है या तो एनुअल जनरल मीटिंग में या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर। अब ध्यान से समझना, जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाएगा ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, ठीक है, जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाएगा ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर वो जो है वो उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 9 डायरेक्टर हैं, अब 9 डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, इन 9 में से ही किसी एक को कह रहे हैं कि तुम इस एक पर्सन की जगह पे आ जाओ और इसका रोल निभा लो। ऐसा नहीं हो सकता, आपको बाहर से कोई पर्सन बुलाना पड़ेगा जो पर्सन इस एक पर्सन का रोल निभाएगा। ठीक है, या फिर एक्टिंग एज ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर फॉर एनी अदर डायरेक्टर। अब सिचुएशन समझना बहुत ध्यान से, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अब मैंने क्या बताया था, 10 डायरेक्टर्स हैं भाई, 10 में से एक पर्सन बाहर गया था। अब हो सकता है कि 10 नहीं 8 ही बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है, 8 में से 2 पर्सन बाहर चले गए एंड इसमें से क्या है, अब 2 पर्सन तो बाहर चले गए, इंडिया से बाहर चले गए 3 महीने से ज़्यादा के लिए, ठीक है, और एक पर्सन है मिस्टर ए। ये इन 8 में से नहीं है, अलग है, क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी डायरेक्टर जो मतलब कंपनी का ऑलरेडी डायरेक्टर है वो किसी दूसरे डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये जो ए पर्सन है, पता चला कि वो इन 2 में से किसी एक के लिए ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर है एंड ये 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कह रहे हैं कि हम इस ए को दूसरे वाले के लिए भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना देंगे। तो भाई ऐसा भी नहीं हो सकता, अगर आपने ए को एक के लिए अपॉइंट किया था ऑल्टरनेट डायरेक्टर तो फिर दूसरे वाले के लिए हो सकता है किसी दूसरे पर्सन को बुलाना पड़े। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत टेक्निकल था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं समझने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार।
अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, जो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट किए जाते हैं जब जब ओरिजिनल डायरेक्टर, क्या बोला मैंने, ओरिजिनल डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर थे, 10। 10 तो ओरिजिनल है ना भाई, 10 तो ओरिजिनल डायरेक्टर है, इनमें से एक पर्सन बाहर चला गया। अब ये जो एक था ये तो ओरिजिनल था ना भाई, ओरिजिनल बाहर गया तभी तो हमने इसके बदले किसी को ऑल्टरनेटिव तरीके से लाए। अब ध्यान से समझना ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट कब किया जाता है, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब ध्यान से समझना जो चीज़ मैंने लिखी है, अगर वो ओरिजिनल डायरेक्टर ये वाला, ये ओरिजिनल डायरेक्टर अगर एब्सेंट हो जाता है फॉर अ पीरियड 3 महीने या फिर उससे ज़्यादा के लिए फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, आप इसको याद कर लेना, अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख के आना, ठीक है, विद एग्जाम्पल। एंड अब देखो क्या होता है कि अगर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर हो, अब ध्यान से समझना, फॉर एग्जांपल इन 10 में से कोई एक जो है वो क्या है, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसका ना तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, ऐसे पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बाहर जा रहा है इंडिया से 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा के लिए, उस केस के अंदर आप उसका जो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट करोगे उसके बिहाफ, उसके उसके मतलब जो हम उसके लिए ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल प्ले करेगा, तो वो पर्सन भी सेम टू सेम ऐसा होना चाहिए जिसका ना तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेशनशिप हो किसी के भी साथ, क्योंकि यहाँ फ्रॉड हो सकता है, समझ रहे हो। ये लूप होल्स होते हैं, लेकिन लूप होल्स छोड़ा ही नहीं गवर्नमेंट ने, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा ही होना चाहिए और उसका कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर की मैनेजरियल पर्सनल के साथ। अब ध्यान से समझना, ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो होता है ना, वो अपना ऑफिस जो है वो कहाँ तक होल्ड कर सकता है भाई, वो वहीं तक होल्ड कर सकता है जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का ऑफिस था। अब ऑफिस को आप ध्यान से समझना, मैं बताता हूँ आपको। जब कोई एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है ना, आज की एजीएम में देखो हमने क्या कहा था कि एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होती है कंपनी की, तो एक एजीएम यहाँ होनी थी और एक एजीएम यहाँ। तो जो डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट होता है वो नेक्स्ट एजीएम में रिटायर हो जाता है। ठीक है, ध्यान, ये हर केस में नहीं होता, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक एजीएम में फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अपॉइंट हुआ और मिस्टर ए जो है वो सेकंड एजीएम में रिटायर होना था। ठीक है, तो मिस्टर ए पता चला बीच में 3 महीने से ज़्यादा के लिए इंडिया से बाहर चला गया, तो जो दूसरे डायरेक्टर्स ने उन्होंने इसके बदले कौन सा डायरेक्टर अपॉइंट किया, मिस्टर बी को अपॉइंट किया एज अ ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। तो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर जब अपॉइंट किया तो ये जब तक ही डायरेक्टर रहेगा इस कंपनी में जब तक इस मिस्टर ए का टाइम पीरियड था, उससे ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब एक और सिचुएशन है जिसमें उसका जो है ऑफिस वो वैकेट माना जाएगा, मतलब माना जाएगा उसका जो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर है उसका ऑफिस वैकेट हो गया। कब, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का जो वापस आने का जो टाइम पीरियड था, मतलब उसका रिटायरमेंट से पहले, मतलब मिस्टर ए जो है वो नेक्स्ट एजीएम में रिटायर होना था, उससे पहले पता चला वो इंडिया वापस आ गया, तो जिस दिन वो वापस आएगा उस दिन माना जाएगा कि ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ गया और वो दोबारा ओरिजिनल डायरेक्टर कंटिन्यू करेगा अपने ऑफिस को, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट, मतलब ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट माना जाएगा। अब एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, अभी तक देखो हम जो भी डायरेक्टर पढ़ रहे हैं ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं जब उनको लगता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वही अपॉइंट करते हैं। अब एडिशनल डायरेक्टर को देख के ऐसा लग रहा है कि आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ग्रुप में किसी एडिशनल डायरेक्टर को ऐड करना चाहते हो, किसी डायरेक्टर को ऐड करना चाहते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया इसके लिए भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अपने एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ हो, एक चीज़ तो ज़रूर लिख के आना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज होना चाहिए, क्योंकि बिना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऑथराइज करने से कोई भी कंपनी कोई वर्क कर ही नहीं सकती। हर काम को करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करना पड़ता है, मतलब उसमें लिखना पड़ता है कि हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को
किसी भी पर्सन को डायरेक्टर्स बना सकते हैं अगर वो पर्सन डिसक्वालीफाइड नहीं है। और डिसक्वालीफाइड की क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए कि कौन कौन से डायरेक्टर डिसक्वालीफाई होते हैं। अगर कोई डायरेक्टर डिसक्वालीफाई नहीं है, कोई पर्सन डिसक्वालीफाई नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें तो उसको अपना एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हैं। कब? जब नीडफुल हो, जब उनको ऐसा लगे कि हमें ज़रूरत है किसी एडिशनल डायरेक्टर की, देन कोई एडिशनल डायरेक्टर बन सकता है। अब ध्यान से समझना, उसका जो ऑफिस होगा, उसका जो टर्म होगा, जो ऑफिस होल्ड करेगा, वो जब तक करेगा जब तक नेक्स्ट एजीएम नहीं होती। मतलब नेक्स्ट एजीएम तक, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। या फिर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एनुअल जनरल मीटिंग किसी डेट पे होनी थी एंड वो किसी रीज़न से नहीं हो पाई, तो उस केस के अंदर वो लास्ट डेट लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 22/10/2022 को एजीएम होनी थी, तो एजीएम नहीं हो पाई, आज नहीं हो पाई, वो एजीएम होगी बाद में। तो ये कहना चाह रहा है या तो नेक्स्ट एजीएम तक वो ऑफिस होल्ड करेगा, नहीं तो उस डेट तक करेगा जिस डेट पे एजीएम हो जानी थी। तो 22 को एजीएम हो जानी थी, तो आज नहीं हुई, तो हम मान लेंगे कि 22 को ही वो रिटायर हो गया अपनी पोस्ट से। एडिशनल डायरेक्टर अब वो नहीं रहेगा। तो दोनों में से जो अर्लियर आ जाए, जो पहले आ जाए, उसके हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, आई होप एडिशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया है। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर, एंड आप मेरी बात मानो, ये डायरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाता है कंपनी के अंदर। इसका नाम है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब आपको इसके नाम को देख के पता चल रहा होगा कि स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक कंपनी के अंदर इतनी डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। किन के बीच में? जो छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी के अंदर सिर्फ एक एक शेयर ले रखा है। फॉर एग्जांपल एक शेयर का प्राइस है 2000 रुपये, तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ एक एक शेयर ले रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहते हैं भाई, प्रॉफिट अर्निंग करना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं। अब स्मॉल शेयर होल्डर किसे कहते हैं प्रॉपर, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन अभी आप मेरी बात मानो कि स्मॉल शेयर होल्डर जो होता है उसकी कंपनी के अंदर नहीं चलती। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी में उसकी इतनी नहीं चलती, क्योंकि कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है तो बड़े शेयर होल्डर जो होते हैं वो एक वोट देते हैं, तो कंपनी का डिसीजन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर मशीन परचेज़ करनी है, तो भाई कंपनी के अंदर अगर मशीन परचेज़ करनी है और पता चला उसके लिए हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो 75% की वोटिंग चाहिए। तो 75% की वोटिंग चाहिए, पता चला कोई ऐसा शेयर है जिसने कंपनी के 20% शेयर ले रखे हैं, तो भाई उसकी 1% की वोटिंग से तो पता नहीं वोट कहाँ चला जाएगा, सोच रहे हो। तो ऐसे केस के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर जो होते हैं उनका राइट इफेक्ट होता है। तो गवर्नमेंट बहुत दयालु, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा तो नहीं होने देंगे हम, भाई आप ऐसे करोगे ऐसा नहीं होगा, भाई ऐसा 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 नहीं होगा। भाई कंपनी को एक बहुत अच्छा हम ऑफ़र दे रहे हैं, ठीक है, स्मॉल शेयर होल्डर को ऑफ़र दे रहे हैं कि आप चाहो तो एक अपना भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो कंपनी के अंदर, जो आपके राइट को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसको बचा सकता है। कैसे? ध्यान से समझना। पहले हम पढ़ेंगे स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन क्या होती है। स्मॉल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होता है जिसने होल्ड कर रखा होता है शेयर नॉमिनल वैल्यू पे अप टू 20,000, या फिर जो भी प्रेस्क्राइब लिमिट होगी वो। तो प्रेस्क्राइब लिमिट अभी सिर्फ 20,000 ही है, तो 20,000 तक का शेयर जिसने ले रखा है वो स्मॉल शेयर होल्डर माना जाएगा। 20,000 से ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले। ठीक है, इन शेयर होल्डर्स को हम स्मॉल शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स जो होता है वो भाई कब अपॉइंट होता है और क्या सिचुएशन होती है जिसमें स्मॉल शेयर होल्डर अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, अपने डायरेक्टर को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं आप डायरेक्टर बनो। अब ऐसा पता है क्यों होता है भाई, जब कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है ना, तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो वोटिंग होती है ना, वो भाई उन्हीं लोगों की हो जाती है जो लोग चाहते हैं क्या, कि भाई हम चाहते हैं, हमारी इंटेंशन है, जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार हम किसी को भी डायरेक्टर बनाएं तो फिर हम जो जो बोलेंगे वो सारी चीज़ें होंगी। तो स्मॉल शेयर होल्डर अगर एनुअल जनरल मीटिंग में आते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है कि यार बड़े बड़े शेयर होल्डर एक वोटिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग हो जाती है।
तो हमारे साथ भी कोई अच्छी चीज़ हो, क्योंकि हम भी वोटिंग करें और हमारे वोट से भी डायरेक्टर अपॉइंट हो, समझ रहे हो, ताकि वो पर्सन जब डायरेक्टर बने तो कंपनी के इंटरेस्ट में वर्क करे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013 एक ऑप्शन लेके आया है, स्मॉल शेयर होल्डर चाहे तो अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इस ऑप्शन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी कर सकती है। क्या बोला मैंने, लिस्टेड कंपनी कर सकती है। लिस्टेड कंपनी के पास ऑप्शन है, लेकिन वो कर सकती है, मैंने क्या बोला, मे बी, शैल नहीं। मे और शैल में फ़र्क होता है। मे का मतलब कर सकती है, शैल मतलब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शैल वर्ड यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे मे वर्ड यूज़ किया है कि एवरी लिस्टेड कंपनी चाहे तो स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर को अपॉइंट करके डायरेक्टर बना सकती है, ठीक है। तो अब ऐसा कब होता है, या तो कंपनी खुद कर सकती है ऐसा कि वो स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, या फिर स्मॉल शेयर होल्डर मिल के नोटिस दे दें कंपनी को कि हम चाहते हैं कि हम अपना डायरेक्टर अपॉइंट करें, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन कब होगी, या तो नोटिस दे रहे हैं 1000 शेयर होल्डर या फिर उससे ज़्यादा। क्या बोला मैंने, 1000 शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर उससे ज़्यादा लोगों ने मिलके नोटिस दिया है क्या, कि हम अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। अब ये भी जब भी हो सकता है जब कंपनी चाहे, ज़बरदस्ती नहीं है, फोर्सफुली नहीं है, या फिर टोटल स्मॉल शेयर होल्डर जितने भी हैं कंपनी के, उनका 1/10 लोगों ने मिलके नोटिस दिया है कंपनी को कि हम भी चाहते हैं कि हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बने, ठीक है, हमारे स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर बने। इन दोनों में से जो कम आएगा उसको ले लो एंड उनके थ्रू नोटिस दे दो कंपनी को कि हम स्मॉल शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट हो। अब हम बात करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर की। भाई नॉमिनी डायरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर होता है, बट ये कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ये आपसे इग्नू नहीं पूछेगा। बट हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपॉइंट कर सकते हैं अगर उनका आर्टिकल ऑथराइज्ड है। आर्टिकल तो देखो हर चीज़ में ऑथराइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात समझने वाली कि अभी तो आपने कहा था नॉमिनी डायरेक्टर बैंक बताती है। हाँ, मैंने सही कहा था। अगर बैंक से किसी कंपनी ने लोन लिया है या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया है, ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, वो जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो एक पर्सन को बोल देती हैं क्या, कि ये एक पर्सन है आप, क्योंकि कंपनी के अंदर जो भी वर्क होता है ना, ये नहीं है कि सामने से कोई पर्सन आया और डायरेक्टली कोई चीज़ कर दी, नहीं, वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। सबसे पहले सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होता है। हाँ ठीक है, आपका पर्सन है, हम लेकिन काम हायरार्की मेंटेन करके करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो एक पर्सन को कहेंगे कि ये आपकी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। तो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, एनी पर्सन जो कि नॉमिनेट किया गया है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है अपने यहाँ पे एज ए नॉमिनी डायरेक्टर, जो ये देखेगा क्या, कि अगर कंपनी ने लोन लिया है तो उस लोन का जो ऑब्जेक्टिव बताया था कंपनी ने, तो क्या वो फंड उसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ हो रहा है या फिर नहीं, ऐसा तो नहीं फिर कुछ और ही चल रहा है अंदर से। तो ये डायरेक्टर देखता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन से पास होता है। बोर्ड मीटिंग आती है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, तभी कोई भी चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ नहीं होंगी। तो ये नॉमिनी डायरेक्टर क्या करेगा, यही देखेगा कि बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसीजन ले रहे हैं एंड बोर्ड मीटिंग कब कब हो रही है, और वो सारी रिपोर्टिंग अपने इंस्टीट्यूशंस को देता रहेगा। और अब फॉर एग्जांपल कोई आईएएस ऑफिसर है, अब आईएएस ऑफिसर को, क्योंकि वो समझदार होता है, अब आईएएस ऑफिसर को पता चला एक नॉमिनी डायरेक्टर बना के भेज दिया किसी कंपनी के अंदर, तो भाई कंपनी की तो वाट लगने वाली है। वो चेक करता रहेगा, अपनी सारे सब कुछ देता रहेगा, गवर्नमेंट को अपडेट करता रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं, कैसे हो रही हैं, ये कब कब डिसीज़न करते हैं, कब कब मीटिंग करते हैं, सब कुछ बताएगा। अभी तक जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू किए जा रहे थे। अब बात आती है किस चीज़ की, कि भाई क्या एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल,
नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर्स को? इसका आंसर है यस और नो, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द सिचुएशन। वो ऑर्डर पास कर सकता है कि कुछ नंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है एंड उनको बोलना है कि आप रिपोर्ट करते रहो, ठीक है। जैसे नॉमिनी डायरेक्टर है ना भाई, नॉमिनी डायरेक्टर तो क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू अपॉइंट कराया जाता है। यहाँ पे एनसीएलटी खुद अपॉइंट करके बोलेगा, ठीक है। एंड वो जो अपॉइंटेड डायरेक्टर होगा वो ये नहीं है कि कंपनी का मेंबर ही होगा, वो कंपनी का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि एक एजीएम में कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, ठीक है। आज कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ मिस्टर ए, तो वो नेक्स्ट एजीएम में रिटायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एजीएम में वो रिटायर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एनसीएलटी ने कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो भाई वो रिटायर नहीं होगा, वो लायबल नहीं है रिटायर होने के लिए, ठीक है। एंड एनसीएलटी उसको कभी भी रिमूव कर सकता है, ठीक है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि इग्नू क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे पूछेगा कि बताओ, कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर पूछेगा कि बताओ फर्स्ट डायरेक्टर क्या होता है या ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर क्या होता है, एंड वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स क्या होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और बोल नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि डायरेक्टर्स का वेकेशन ऑफ ऑफिस कब होता है, मतलब कि कब हम मानते हैं कि डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो गया। अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, अब डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लास है, प्लीज़ उसको देख लेना जब भी आप समझ पाओगे। डिस्क्वालिफिकेशन का शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या पता चला कोई पर्सन अनसाउंड माइंड हो गया, या फिर उस पर कोई केस लग गया, ठीक है। या फिर पता चला कि उस पर्सन का कोई और ऐसा है, मतलब जो भी उस डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर बातें की गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम बोलेंगे कि उस डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट कर दिया गया है। दूसरा है कि वो बोर्ड मीटिंग में ही नहीं आ रहा, ठीक है। बस चला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया और बोर्ड मीटिंग में नहीं आ रहे भाई साहब, 12 महीने हो गए बोर्ड मीटिंग में नहीं आ रहे, बंक मार के बैठे हैं। बंक मारने का मतलब कि मतलब बोर्ड मीटिंग अटेंड ही नहीं कर रहा, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन। एंड छुट्टी पे गया भी है तो बिना किसी को बोले, बिना किसी लीव को लिए हुए गया है, ठीक है। और बता ही नहीं रहा कहाँ है कहाँ नहीं है, पता चला अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे बंदा, ठीक है। कुछ कोई अपडेट नहीं है। या फिर वो इस कंपनीज एक्ट 2013 का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं या फिर अरेंजमेंट हुए हैं, अगर इनका कॉन्ट्रावेंशन होता है तो भी हम उस बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट कर सकते हैं और अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। या तो कोर्ट ने या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने किसी पर्सन, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप अब डिस्क्वालीफाई नहीं, आप अब डिस्क्वालीफाई हो, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो भी उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। या फिर वो किसी मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर फंसा हुआ है, कन्विक्ट हुआ है, जिसमें उसको जो सज़ा हुई है, इम्प्रिजनमेंट हुई है, वो 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा के लिए हुई है, ठीक है। या फिर रिटायरमेंट या फिर रिज़ाइन दे दिया, ऐसी सिचुएशंस के अंदर डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट माना जाता है। प्लीज़ आप इस कॉन्सेप्ट को याद ज़रूर कर लेना। अब वैकेट ऑफ ऑफिस, जो डायरेक्टर का वैकेट ऑफ ऑफिस आता है, उसके अंदर हमने लास्ट में 2 चीज़ें पढ़ी, रेजिग्नेशन एंड रिटायरमेंट। तो रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर की मर्ज़ी है, डायरेक्टर के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो रिज़ाइन दे सकता है डायरेक्टर की जॉब से। तो भाई हाँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टर चाहे रिज़ाइन दे सकता है, बट वो नोटिस देगा और उसमें रीज़न देगा, राइटिंग में नोटिस देगा और राइटिंग में रीज़न देगा कि वो क्यों रिज़ाइन दे रहा है, ठीक है। एंड जब वो अपना रिज़ाइन दे देगा, उस केस के अंदर कंपनी जो है उसका क्या काम, क्या क्या काम बनता है कि जब उसको नोटिस मिला, कंपनी को जब नोटिस मिला, यहाँ कंपनी की बात हो रही है, कंपनी 30 डेज़ के अंदर, कहाँ से, जब उसको नोटिस मिला उसके 30 डेज़ के अंदर इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को और उसमें बताएगी क्या फैक्ट्स थे, क्यों उसने रिज़ाइन किया है, और उसमें ये चीज़ बताएंगे कि ये पर्सन जो है अब हमारी कंपनी में डायरेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी को सारी फाइलिंग अपनी आरओसी को करनी पड़ती है, ठीक है। और रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि किस टाइम पीरियड तक वो डायरेक्टर रहा, उसने क्यों रिज़ाइन दिया, क्या रीज़न रहा है, वो चीज़ सब स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी।
एंड उसका जो नोटिस है जो उसने दिया है उसकी एक कॉपी आरओसी को जाएगी इंटीमेट करने के लिए कि हाँ हमारी कंपनी में से कोई डायरेक्टर ने रिज़ाइन दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिज़ाइन की जो डेट है वो कब इफ़ेक्ट में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायरेक्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ और मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है और मुझे सबूत भी मिले हैं कि कंपनी फ्रॉड कर रही है। उस केस के अंदर मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। ठीक है, तो रिज़ाइन दे रहा हूँ तो मेरी रिज़ाइन की डेट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि वो इफ़ेक्ट में कब आएगी, मेरा रिज़ाइन इफ़ेक्ट में कब आएगा, कि मैं माना जाऊँगा कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, ताकि फ्यूचर में कोई भी फ्रॉड हो उसके लिए मेरी तो लाइबिलिटी क्रिएट ना हो। तो वो डेट हम कहाँ से लेंगे, ध्यान से समझना। वो वाली डेट जिस दिन कंपनी को नोटिस रिसीव्ड हुआ है, या फिर अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नोटिस लिख रहा हूँ कि मैं इस कंपनी में वर्क करता हूँ, मैं आपकी इस पोजीशन पे हूँ और मैं रिटायरमेंट दे रहा हूँ, एंड मेरी रिटायरमेंट जो है वो मैं आगे फ्यूचर में किसी डेट के लिए ले रहा हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल या तो रिज़ाइन मैं आज की डेट में दे दूँ और नोटिस में जो डेट लिखी है वो आज की लिखी है, तो या तो वो वाली डेट, या फिर आपने नोटिस में डेट जो है वो कुछ आगे की लिखी है, स्पेसिफाई किया है कि मैं इसी डेट को छोड़ के जाऊंगा। तो इन दोनों डेट में से जो लेटर जो बाद में आएगी वहाँ से हम मानेंगे कि आपका रिज़ाइन इफ़ेक्ट में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट। जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि एक एजीएम में कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो वो नेक्स्ट एजीएम में रिटायर हो जाएगा, उसका क्या मतलब होता है। देखिए, प्राइवेट कंपनी में रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है भाई जो मर्ज़ी करो आप, बस कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको कंप्लाइंस करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इसलिए प्राइवेट कंपनी आज की डेट में फ्रॉड कर रही हैं, समझ रहे हो। प्राइवेट कंपनी के अंदर इसलिए किसी का मन नहीं करता कि वो एम्प्लॉयमेंट में जाए, नहीं तो कुछ प्राइवेट कंपनी अच्छी होती हैं भाई, डिपेंड करता है मैनेजमेंट कैसा है। एंड एक और जगह का मैनेजमेंट ख़राब है, आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ जाओ, उसको मैं अपनी वीडियोस में नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की, कि भाई डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट कैसे होता है, कौन सी कंपनी में, जो कंपनी पब्लिक कंपनी है, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जितनी भी कंपनी पब्लिक कंपनी है उसके अंदर रिटायरमेंट का जो प्रोसेस होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम मानेंगे कि आपने अपनी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, पहली प्रेफरेंस उसको दे दो कि आप रिटायरमेंट कैसे करोगे, किस रेशियो से करोगे, क्या प्रोसीजर होगा आपका। अगर आपने वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन माना जाएगा। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा देन क्या होगा, देन ये होगा जो मैं बोलना जा रहा हूँ। 2/3 डायरेक्टर्स, टोटल डायरेक्टर्स का 2/3 जो होगा वो लाइबल हो जाएंगे कि वो रिटायर होंगे बाय रोटेशन। बाय रोटेशन का मतलब, बाय रोटेशन मतलब वो रिटायर होंगे। एक एजीएम में आज कोई अपॉइंट हुआ तो वो नेक्स्ट एजीएम में रिटायर होगा, ठीक है। अब एक बात याद रखना, टोटल डायरेक्टर का 2/3 हमने लिया, ध्यान से समझना, ये बहुत टेक्निकल है, ठीक है। ध्यान से दोबारा समझो। आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा है, और कौन सी कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक कंपनी, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पहले आर्टिकल को प्रेफरेंस हो, आर्टिकल में कुछ लिखा है तो ठीक है। आर्टिकल में अगर कुछ नहीं लिखा तो हम 2/3 डायरेक्टर लेंगे। टोटल डायरेक्टर का 2/3 डायरेक्टर जो होगा वो लाइबल हो जाएंगे कि वो नेक्स्ट एजीएम के अंदर रिटायर होंगे बाय रोटेशन, बाय रोटेशन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात की लाइबल की, हमने ये नहीं बोला कि रिटायर करेंगे, हमने बोला लाइबल हैं कि उनको रिटायर करना है बाय रोटेशन। अब देखो 1/3 डायरेक्टर्स, अब 1/3 डायरेक्टर किसका, जो ऊपर 2/3 डायरेक्टर आया उस 2/3 डायरेक्टर में से 1/3 डायरेक्टर निकाल दो, वो लाइबल हो जाएंगे रिटायर होने के लिए एट एवरी जनरल मीटिंग, एट एवरी जनरल मीटिंग। अब ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत टेक्निकल है। देखो, मैं आपको इस पर कुछ वैसे एग्जाम्पल नहीं दूंगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसा तो कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, आप इसे रट लो, ठीक है। ध्यान से समझना, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना तो उस टाइम पे कंपनी
एजीएम तो करा नहीं सकती डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। तो कंपनी कराती है क्या, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नाम देते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या होता है, कंपनी डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं ईजीएम के अंदर, ये रिटायर कब होंगे, जब कंपनी की पहली एजीएम होगी। बहुत टेक्निकल है, प्लीज़ ध्यान से समझना, अगर एक कॉन्सेप्ट छूट गया तो गए काम से। मैंने क्या बोला, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, 22/10/2022 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी इनकॉर्पोरेट जब हुई तो मैंने आपको बात कही थी कि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि 1 साल के अंदर एजीएम करानी पड़ती है। तो भाई एजीएम अभी आप बताओ कहाँ से हो जाएगी 1 साल के अंदर, 1 साल हो गया पूरा, नहीं ना। और हमको कुछ ऐसी चीज़ें जो करनी है, और बिना मीटिंग के कोई चीज़ होती नहीं कंपनी में। तो इसके लिए हम एक कंपनी बुलाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ईजीएम जो है वो नीडफुल मोमेंट के लिए होती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है अगर ज़रूरत होती है तो हम बुलाते हैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए। अब आप कहोगे यार दीपक, आप तो पहले कह रहे थे कि सब्सक्राइबर टू एमओए बन जाते हैं डायरेक्टर। हाँ, वो बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो नहीं बने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले अपने आर्टिकल में लिख रखा था कि हम बाद में डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, या फिर कुछ के नाम दे रखे थे, तो भी तो आपको ईजीएम में अपॉइंट करने पड़ेंगे ना, पहले से थोड़ी कर दोगे। मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी, चाहे वो 3 लोगों की मीटिंग क्यों ना हो, मीटिंग तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे वो रिटायर होंगे यहाँ पे एजीएम में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1/3 डायरेक्टर 2/3 के, ठीक है, लाइबल होंगे, रिटायर होंगे वो एवरी जनरल मीटिंग में, आफ्टर मीटिंग एट विच फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड ईजीएम, ठीक है। ये बहुत टेक्निकल है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपनी बुक से पढ़ के देखना, पता चल जाएगा कि इसको समझने में कितना टाइम लगा है। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। और बाय रोटेशन का मतलब यहाँ पे फॉलो होता है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो जो डायरेक्टर पहले अपॉइंट होगा वो पहले रिटायर भी होगा। तो इस चीज़ को समझो, ये बहुत ज़रूरी था, इसको रट लेना। बट हाँ, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। ये न्यूमेरिकल फॉर्म है कि भाई आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि टोटल डायरेक्टर 10 है, उसका 2/3 ले लेना, 2/3 लाइबल हो जाएंगे, रिटायर बाय रोटेशन। लाइबल होने का मतलब ये नहीं है कि रिटायर ही हो जाएंगे, 2/3 का हमको 1/3 लेना है। एंड इस 1/3 जो ये 1/3 जो होगा ये हर जनरल मीटिंग के अंदर रिटायर होंगे। रिटायरिंग डायरेक्टर, अब कोई डायरेक्टर नेक्स्ट एजीएम में रिटायर हो गया, ठीक है। अब वो अगर नेक्स्ट एजीएम में रिटायर हो गया तो क्या उसको रीअपॉइंट कर सकती है कंपनी, शेयर होल्डर रीअपॉइंट कर सकते हैं उसको। तो भाई वो रीअपॉइंट हो सकता है शेयर होल्डर के थ्रू। शेयर होल्डर अपने एजीएम में रेजोल्यूशन पास करके उसको इजीली रीअपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो 2/3 वाली हमने लिमिट पढ़ी थी ना कि लाइबिलिटी वाली, कि लाइबिलिटी ये है कि वो रिटायर होंगे, लेकिन वो रिटायर 1/3 ही होंगे 2/3 का। तो 2/3 वाली लिमिट को जो हम काउंट करेंगे तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काउंट नहीं होगा और नॉमिनी डायरेक्टर काउंट नहीं होगा। ये नोट आप याद रखना, एग्ज़ाम में तो भर भर के लिख के आना जितनी भी नॉलेज है। स्मॉल शेयर होल्डर जो है वो भाई नॉन रोटेशनल होता है, ठीक है। मतलब वो 2/3 में तो काउंट होगा, लेकिन वो रिटायर नहीं होगा बाय रोटेशन, ठीक है, क्योंकि वो नॉन रोटेशनल होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब है डायरेक्टर्स का रिमूवल, कि भाई डायरेक्टर को क्या कंपनी निकाल सकती है। भाई अगर शेयर होल्डर अपॉइंट कर सकते हैं तो शेयर होल्डर निकाल भी सकते हैं, कंपनी तो शेयर होल्डर्स की है भाई। अब हम ना तो शेयर होल्डर हैं ना डायरेक्टर हैं, अगर हम किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो भाई हम तो फिर कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो हमें भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टर क्या है, समझ रहे हो। तो भाई डायरेक्टर्स का रिमूवल कर सकती है कंपनी, उसके लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एट द जनरल मीटिंग। एंड किसी भी डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है, एंड रिमूव करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि बताओ आपको रिमूव क्यों ना जाए, क्यों ना किया जाए। तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको आंसर देना पड़ेगा। एंड रिमूव डायरेक्टर किया जा सकता है उसके
एक्सपायरी पीरियड ऑफ ऑफिस से पहले, ठीक है। या तो शेयर होल्डर भी कर सकते हैं या फिर एनसीएलटी भी करा सकती है। अब शेयर होल्डर रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं जिस, अब एनसीएल हमने बताया, बात की थी ना कि एनसीएलटी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, तो एनसीएलटी अगर उसने कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया तो उसको शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। और एनसीएलटी जो है, अगर उसको एप्लीकेशन लगाई गई है, मतलब किसी ने एप्लीकेशन लगाई है एनसीएलटी को फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी एनसीएलटी चाहे तो डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है।